हेलो एवरीवन, आज मैं आपको राइटिंग मॉड्यूल के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे मैंने राइटिंग की प्रिपरेशन की और मैं कुछ टिप्स भी शेयर करूंगा। और मैंने पहले 3 वीडियो बना के रखी है IELTS पैटर्न के बारे में, लिसनिंग और रीडिंग मॉड्यूल के बारे में, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो बेसिकली आपको पता ही होगा कि राइटिंग में 2 टास्क आते हैं और उसको आपको 60 मिनट्स में खत्म करना होगा। और टास्क 1 में आपको 150 वर्ड्स लिखने होंगे और टास्क 2 में 250 वर्ड्स। और आपको इसको खत्म करने के लिए टोटल 1 ओवर ही मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे टास्क 1 की। टास्क 1 में आपको 150 वर्ड्स लिखने होंगे, लेकिन आप मैक्सिमम 170 वर्ड्स भी लिख सकते हैं। टास्क 1 में आपको डिफरेंट टाइप के चार्ट्स आएंगे, जैसे कि बार चार्ट, पाई चार्ट, ग्राफ चार्ट एंड मेनी मोर। एंड आपको प्रोसेस चार्ट भी आ सकता है, जिसमें आपको कोई प्रोसेस दी गई होगी, जैसे कि हनी प्रोसेस, जिसमें फार्मर फार्म में से हनी कलेक्ट करेगा और फैक्ट्री में से डिस्पैच होगी, तब तक की पूरी प्रोसेस आएगी, जिसे आपको एक प्रॉपर वे में मेंशन करना होगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ टू राइट टास्क 1 इन अ प्रॉपर वे। टास्क 1 को हमेशा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखो और टास्क 1 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, सेकंड पार्ट ओवरव्यू पैराग्राफ एंड थर्ड पार्ट इज मेन बॉडी पैराग्राफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टास्क 1 के इंट्रोडक्शन पैराग्राफ की। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में मैक्सिमम 4 लाइन लिख सकते हो और इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में ज्यादा कुछ नहीं होता, क्योंकि जो इंट्रोडक्शन यानी कि टास्क 1 का जो क्वेश्चन दिया होता है उसे आपको पैराफ्रेज करके लिखना होगा। तो अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के बारे में। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में मैक्सिमम 4 लाइन लिखना, उससे ज्यादा मत लिखना, क्योंकि वो लेंथी हो जाएगा और एग्जामिनर को वो बोरिंग लगेगा। इंट्रोडक्शन में ज्यादा कुछ नहीं होता, जो टास्क 1 में क्वेश्चन दिया होता है उसे पैराफ्रेज करके लिखना होता है और हमेशा इंट्रोडक्शन सेम टू सेम मत लिखो। तो अब हम बात करते हैं ओवरव्यू पैराग्राफ की, एंड इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द टास्क 1। आप जब भी ओवरव्यू पैराग्राफ को लिखना शुरू करो तो सबसे पहले जो भी चार्ट दिया हो उसे प्रॉपरली एग्जामिन करो। फॉर एन एग्जाम्पल, लाइन चार्ट दिया हो तो उसमें कौन सी डिटेल्स दी गई है और किसके बारे में बताया गया है, उसको आपको प्रॉपरली समझना होगा। और बिना समझे आपने ओवरव्यू पैराग्राफ लिखना शुरू कर दिया तो वो पूरा गलत हो जाएगा। ओवरव्यू पैराग्राफ हमेशा ऐसा लिखो कि जब भी एग्जामिनर उसे देखे तो उसे आइडिया आ जाए कि आप नेक्स्ट पैराग्राफ में किस बारे में बात करने वाले हो। तो अब हम आते हैं मेन पैराग्राफ पर। मेन पैराग्राफ में आपको हर एक डिटेल्स नहीं लिखनी होती है। कई लोगों को ऐसा होता है कि हर एक डिटेल मेंशन करनी होगी, लेकिन मेन पैराग्राफ इज ऑल अबाउट कंपैरिजन एंड द मेन पॉइंट्स। आपको जो चार्ट दिया होता है उसके मेन पॉइंट्स ही लिखने होते हैं, आपको हर एक डिटेल लिखनी नहीं होती। तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, एक लाइन चार्ट दिया है और उसमें आपको कोई 3 या 4 कंट्री की पॉपुलेशन को कंपेयर करना होता है और एक साइड में आपको ईयर दिए हुए होते हैं, जैसे कि 1940, 1950 एंड 1960 एंड बाद में कंटिन्यू ही रहेगा। तो सबसे पहले जब आप इंट्रोडक्शन शुरू करो बॉडी पैराग्राफ का, तो आप यही लिखो कि इन द 1940 द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ए वाज 10 मिलियन, जो भी दिया गया है वो। और आप तुरंत इस सेंटेंस को पूरा मत करो और बाद में कॉमा करके ये लिखो कि विच इंक्रीज टू या एस्केलेटेड टू 1 जैसे कि 12 मिलियन इन नेक्स्ट 5 ईयर। ये थोड़े सेंटेंस खत्म हो जाने के बाद आप हर बार ऐसे सेंटेंस मत लिखो, जैसे कि इन दिस ईयर दैट कंट्री पॉपुलेशन इंक्रीज टू, डिक्रीज टू, क्योंकि ये हर बार सेम ही लगेगा और टास्क 1 में वेरिएशन बहुत ही जरूरी होता है। तो आप उसके बजाय थोड़ा डिफरेंट लिखने का ट्राई करो। वेरिएशन में आप डिफरेंट टाइप के सेंटेंस ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि आप 2 कंट्री को कंपेयर करो और उसके ईयर भी कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ कि कैसे आप 2 कंट्री को कंपेयर कर सकते हैं।
जैसे कि कोई एक ईयर जैसे कि 1960 में कंट्री ए की पॉपुलेशन वो कंट्री बी की पॉपुलेशन से दो गुना है। जैसे कि 10 मिलियन है तो दूसरी कंट्री की 20 मिलियन है। तो आपको ये लिखना होगा कि इन 1950 द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ए वाज 2 times ऑफ कंट्री बी। तो ये सिंपली कंपेयर हो गया। और ऐसे ही आपको 2-3 सेंटेंस लिखने होंगे और उसमें भी थोड़ा वेरिएशन ला सकते हैं। तो अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि सेंटेंस कोई भी इंफॉर्मेशन को कंपेयर कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं जब इंफॉर्मेशन सेम दी गई हो, यानी कि नेक्स्ट 20 ईयर में एक कंट्री की पॉपुलेशन सेम रही हो। तो आप ये मत लिखो कि इन नेक्स्ट 20 ईयर द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ए वाज सेम। उसके बदले आप ये भी ट्राई कर सकते हो कि देयर वर नो चेंजेस इन द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ए इन नेक्स्ट 20 ईयर्स। या आप ये भी ट्राई कर सकते हो कि द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ए रिमेन स्टेडी इन द नेक्स्ट 2 decades। हर एक सेंटेंस में आप ईयर मेंशन करो, ये जरूरी नहीं है। उसके बदले आप डिफरेंट वर्ड्स भी ट्राई कर सकते हो, जैसे कि इन नेक्स्ट 10 ईयर या इन नेक्स्ट डेकेड्स एंड मेनी मोर वर्ड्स आप राइट डाउन कर सकते हैं। अगर आप हर एक सेंटेंस में ईयर नहीं लिखोगे तो आपका टास्क 1 थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा और आपका बेस्ट स्कोर भी हाई जाएगा। आई होप आपको ये एग्जाम्पल से पता चल ही गया होगा कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को कैसे कंपेयर कर सकते हैं और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में कैसे राइट डाउन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेलिंग मिस्टेक, और ये काफी लोगों की प्रॉब्लम है और आप इसको प्रैक्टिस से दूर कर सकते हैं। आप एक पेज में जिस भी स्पेलिंग में आपको मिस्टेक हो उसे आप 5 बार राइट डाउन कर सकते हैं और इसे इस तरह आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक आपके बैंक स्कोर को डेफिनेटली अफेक्ट कर सकती है। करेक्ट स्पेलिंग आर वेरी नेसेसरी इन द टास्क 1। अब हम बात करेंगे वोकैब की। टास्क 1 में वोकैब इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इट इज वेरी नेसेसरी। अगर टास्क 2 में थोड़ी वोकैब कम होगी तो चलेगा, लेकिन टास्क 1 में वोकैब जरूरी है। जैसा कि मैंने आगे बताया कि टास्क 1 में हर एक बार सेम सेंटेंस या सेम वर्ड यूज करना हमेशा अवॉइड करना। फॉर एन एग्जाम्पल, आप जब भी कोई भी डेटा के बारे में लिख रहे हो और आप इंक्रीज लिखो तो दूसरी बार ये सेम वर्ड यूज मत करो। उसके बदले आप ये भी ट्राई कर सकते हो, जैसे कि एस्केलेट, ग्रोअन, राइज एंड मैनी मोर। और जब डिक्रीज लिखो तब डीप एंड अदर वर्ड्स भी होते हैं और आप उसे गूगल या कोई भी अदर यूट्यूब चैनल से सर्च आउट इजीली कर सकते हैं। एंड जब भी कोई डेटा दिया हो और वो कुछ ज्यादा इंक्रीज हुआ हो तो आप कुछ ऐसे भी वर्ड यूज कर सकते हो, जैसे कि स्काई रॉकेट, बूम एंड मैनी मोर। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ए स्काई रॉकेटेड इन नेक्स्ट 2 decades। और अगर माइनर चेंज हुआ हो तो मॉडरेट, स्लाइट जैसे वर्ड यूज करो, ताकि आपके सेंटेंस में वेरिएशन ज्यादा आ जाएगा। और अगर आप किसी भी डेटा में 2 times 3 times लिख रहे हो तो दूसरी बार उसकी जगह ट्वाइस, थ्राइस जैसे वर्ड आप यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप ये वर्ड्स हर एक चार्ट में यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप ये सिर्फ लाइन चार्ट या कोई प्रॉपर चार्ट में यूज करोगे, क्योंकि ये सिंपल वोकैबुलरी है। फ्रेंड्स, ये वोकैब शुरुआत में थोड़ी हार्ड लगेगी, लेकिन अगर आप इसे एक बार याद कर लोगे तो आप इसे हर एक सेंटेंस में यूज कर सकते हैं और आपका बैंड स्कोर डेफिनेटली हाई जाएगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइम मैनेजमेंट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि मैंने आपको आगे बताया कि राइटिंग में आपको टोटल 60 मिनट्स मिलेगी और आपको टास्क 1 को जल्द से जल्द खत्म करोगे तो आप जो भी मिनट बचेगी आप उसको टास्क 2 में यूज कर सकते हो। जब मैं प्रैक्टिस करता था तब मैं हमेशा टास्क 1 को कम से कम 13 से 15 मिनट में खत्म कर देता था और जो भी 5 मिनट बचती थी उसे मैं टास्क 2 में यूज करता था और उससे आपको टास्क 2 में ज्यादा से ज्यादा टाइम मिलेगा और उससे आप
अच्छी वोकेबलरी यूज कर सकते हो। टास्क 1 में 150 वर्ड्स लिखने होते हैं, आप मैक्सिमम 170 या 180 लिख सकते हो। और टास्क 1 में ऐसा नहीं होता कि आप जितना भी ज्यादा लिखे आपका बेंच स्कोर हाई जाएगा, आपके सेंटेंस और आपकी क्वालिटी पे होगा, ना कि आपकी ऐसे की लेंथ पर। तो अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली 15 मिनट्स में टास्क 1 कवर कर सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रोसेस चार्ट। प्रोसेस चार्ट इज द मोस्ट इजीएस्ट चार्ट इन द टास्क 1. You can easily complete it in less than 15 minutes. प्रोसेस चार्ट में बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं होता, एक प्रोसेस दी गई होती है, जैसे कि कोई कॉटन फार्म में से फार्मर कलेक्ट करेगा और उससे फैक्ट्री में भेजेगा, और फैक्ट्री में से कैसे प्रोसेस होके उसमें से एक क्लॉथ बनेगा, और आपको उसे पूरा का पूरा मेंशन करना होगा। और अगर ज्यादा स्टेप दिए गए हो प्रोसेस चार्ट में तो आप उसे कंबाइन करके भी लिख सकते हो, ताकि आपका टास्क 1 इंटरेस्टिंग लगे। तो कई बार मैप आता है जिसमें आपको 2 सिटी या कोई 2 एरिया के मैप दिए गए होंगे इन डिफरेंट ईयर्स, और उसमें आपको डेवलपमेंट या कोई भी कैसा डेवलपमेंट हुआ है उसको कंपेयर करना होगा और उसके बारे में लिखना होगा। मैप को हमेशा 5 पार्ट में डिवाइड कर दो। सबसे पहले तो नॉर्थ एंड साउथ साइड एंड ईस्ट एंड वेस्ट साइड और सेंटर साइड। तो आप डायरेक्शन याद कर देना, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट साइड एंड अदर डायरेक्शन। जैसे कि आपको कोई भी कॉर्नर के बारे में बात करनी हो तो आप इजीली डायरेक्शन का नाम मेंशन करके उसके बारे में लिख सकते हो, और उससे क्या एग्जामिनर को भी पता चलेगा कि आप किस कॉर्नर के बारे में बात कर रहे हो, और फिर आप उसे इजीली कंपेयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट द टास्क 1 एंड नाउ वी विल मूव टू द टास्क 2। जैसा कि मैंने आगे बताया कि टास्क 2 में 250 वर्ड्स लिखने होंगे आपको, और आप उससे ज्यादा भी लिख सकते हैं। मैं जब प्रिपरेशन करता था तब मैं 300 या 320 की एवरेज रखता था। एंड गाइस, जब भी आप टास्क 2 शुरू करो तब आप सबसे पहले तो उसके क्वेश्चन को एकदम ठंडे दिमाग से पढ़ लो और उसे प्रॉपर समझो कि आपको किसके बारे में लिखना है, क्योंकि अगर आप गलत समझ गए तो आपका पूरा टास्क 2 भी गलत हो सकता है। और टास्क 2 के क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन पर से आपको पता चलेगा कि किस टाइप का ऐसे आपको लिखना है। जैसा कि आगे हमने टास्क 1 को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, वैसे ही हम टास्क 2 को 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, और उसके बाद बॉडी पैराग्राफ 1, 2 एंड 3, और उसके बाद द कंक्लूजन पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन में बेसिकली आपको टास्क 1 की तरह टास्क 2 में भी क्वेश्चन को पैराफ्रेज करके लिखना होगा, और उसके बाद में आपको सपोर्टिंग स्टेटमेंट लिखने होंगे। और स्टेटमेंट में जैसे कि आप अपना ओपिनियन भी लिख सकते हो कि आप किस बारे में बात करने जा रहे हैं। एंड फ्रेंड्स, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो मैं हमेशा जब भी टास्क 2 शुरू करूं तो उससे पहले मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता था, और उसके बाद तुरंत एक ब्लूप्रिंट प्रिपेयर कर देता था, जिसमें मैं जो भी मेन आइडियाज होते थे 3 या 4 उसके बारे में लिख देता था, और उसके जो भी सपोर्टिंग पॉइंट हो उसे मैं उसके नीचे लिख देता था। ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 मिनट ही लगेंगे, और ब्लूप्रिंट आपको काफी बेनिफिट करेगी, क्योंकि जब भी आप राइटिंग टास्क को लिखते हो तब आप काफी बार ऑफ टॉपिक भी हो सकते हो, और आप अपना जो भी आइडिया हो उसे भी बोल सकते हो। तो अगर आपने एक बार ब्लूप्रिंट प्रिपेयर कर दी होगी तो आप जो भी अपने आइडिया होंगे उसको आप प्रॉपरली जस्टिफाई कर पाओगे। और अगर आपने एक बार अपने जो भी आइडिया है 3 या 4 उसकी ब्लूप्रिंट प्रिपेयर कर दी, तो फिर आपको सिर्फ उसे राइट डाउन ही करना होगा, और आपका टाइम भी ज्यादा वेस्ट नहीं होगा, और आप इजीली ज्यादा से ज्यादा स्पीड में उसे कंप्लीट कर सकते हैं। और जब भी आप एक पैराग्राफ लिख दो और दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करो तो हमेशा कनेक्टिंग वर्ड्स यूज करो। डायरेक्टली आप अपना आइडिया मत लिखो, क्योंकि आपको अपना टास्क 2 इंटरेस्टिंग बनाना है, और आप डिफरेंट टाइप के वर्ड्स यूज कर सकते हैं।
लाइक फर्दर मोर एवर एटसेट्रा। इससे एग्जामिनर को आपका ऐसे बोर्ड नहीं लगेगा। एंड गाइस, जब भी आप पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करो तो सबसे पहले अपना मेन आइडिया सेंटेंस में लिख दो और उसके बाद सपोर्टिंग जो भी मेन सपोर्ट सेंटेंस हो उसे लिखो और उसके बाद आप 3 या 4 सिंपल सेंटेंस लिख सकते हो। तो गाइस, ये तो बात हो गई इंट्रोडक्शन और शुरुआत के पैराग्राफ की। तो अब आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि जो ऐसे होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। टास्क 2 में डिफरेंट टाइप के ऐसे रहेंगे, जैसे कि एग्री एंड डिसएग्री और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, जैसे कि डज दिस थिंग्स एडवांटेजेस आउटवेट्स इट्स डिसएडवांटेजेस, ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है। और कॉजेस एंड सॉल्यूशन के बारे में भी ऐसे लिखने का आएगा। एंड बात करें तो एग्री एंड डिसएग्री ऐसे भी, उसमें आप फुल्ली एग्री भी हो सकते हो और फुल्ली डिसएग्री भी। फुल्ली एग्री जब भी आप हो तो जो भी एग्री के साइड के पॉइंट हो आप तीनों पैराग्राफ उसके बारे में लिख सकते हो, और डिसएग्री में भी डिसएग्री साइड के जो आइडिया हो उसकी साइड तीनों के 3 पैराग्राफ एक साथ लिख सकते हो। और मैं जब प्रैक्टिस करता था तब मैं हमेशा फुल्ली एग्री या फुल्ली डिसएग्री नहीं होता था, क्योंकि हमेशा तीनों 3 आइडिया एग्री या डिसएग्री साइड के आना बहुत ही हार्ड है। तो मैं हमेशा 2 साइड एग्री या और 1 साइड डिसएग्री होता था, और या फिर ये भी कह सकते हो कि 2 साइड डिसएग्री एंड 1 आइडिया एग्री का। तो अगर आप ऐसे में दोनों साइड के आइडिया लिखोगे तो आप ऐसे को जल्द से जल्द खत्म भी कर पाओगे और आपका टाइम भी ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। और जब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में ऐसे हो तो आपको 2 एडवांटेजेस लिखने होंगे और 1 डिसएडवांटेज लिखना होगा, या फिर आप 1 डिसएडवांटेज भी लिख सकते हो और 2 एडवांटेजेस भी लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स, कॉजेस एंड सॉल्यूशन में जो ऐसे आता है उसमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब आप कॉजेस लिखोगे उतने ही आपको सॉल्यूशन लिखने के होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप 2 कॉजेस लिखोगे तो आपको उसके ही 2 सॉल्यूशन लिखने के होंगे। और इसमें आपको ये भी याद रखना होगा कि इसमें आपको अपना ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं लिखना होता है, आपको इसमें सिर्फ रीजन एंड सॉल्यूशन ही लिखने के होंगे। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कंक्लूजन पैराग्राफ। कंक्लूजन पैराग्राफ के बिना कभी भी ऐसे पूरा नहीं होता। कंक्लूजन में हमेशा 3 सेंटेंस लिखना और मैक्सिमम हो सके तो 4, उससे ज्यादा मत लिखना। और कंक्लूजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसमें आपने जो भी लिखा हो जो बॉडी पैराग्राफ में, तीनों पैराग्राफ में, उसको आपको कलेक्ट करके उसके जो मेन पॉइंट हो उसके बारे में कंक्लूजन में लिख देना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था, और रेगुलर प्रैक्टिस करो और टाइम मैनेजमेंट करना सीख लो। अगर आपका ये हो जाएगा तो आप इजीली हाई बैंड अचीव कर पाओगे। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो टास्क 1 में या फिर टास्क 2 में तो आप कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा। एंड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो।